कहानी सीरियल किलर और रेपिस्ट उमेश रेड्डी की, जिसने 1990 के दशक में कर्नाटक और आसपास के इलाकों में दहशत फैला रखी थी। साल 1998 फरवरी की 28 तारीख 8 साल का सुरेश स्कूल की छुट्टी के बाद दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। माँ रोज दरवाजे पर इंतजार में खड़ी रहती थी। वो आज नहीं है, बल्कि सुरेश देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। कई बार खटखटाने के बाद जब कोई जवाब नहीं आता तो सुरेश जोर से माँ माँ चिल्लाता है। अब की बार अंदर से हूँ की आवाज़ आती है, लेकिन ये माँ की आवाज़ नहीं थी। दरवाज़ा खुलता है। सामने अर्धनग्न हालत में माँ खिड़की से बंधी है। अंदर एक और आदमी है। सुरेश कुछ पूछ पाए इससे पहले ही वो आदमी कहता है, तुम्हारी माँ पर भूत का साया है, इसीलिए उसे खिड़की से बांध कर रखा है। 8 साल का सुरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो आदमी घर से निकल जाता है, ये कहते हुए कि डॉक्टर को बुलाने जा रहा है। घटना के पूरे 7 साल बाद एक और बार सुरेश का इस आदमी से आमना सामना होता है अदालत में। उमेश रेड्डी नाम का ये आदमी सिर्फ सुरेश की मां का गुनहगार नहीं था, बल्कि इसकी गिनती उन लोगों में होती थी जिन्हें सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर कहा जाता है। अपनी ज़िंदगी में 18 या शायद उससे भी ज़्यादा औरतों का रेप और हत्या करने वाला ये व्यक्ति कौन था, या कहें कि कौन है। कैसे उमेश रेड्डी ने 90 के दशक में कर्नाटक के इलाके में अपनी दहशत फैलाई। 10 बार पुलिस के हाथ से बच निकलने के बाद कैसे हुई उसकी गिरफ्तारी, और क्यों आज यानी साल 2023 तक उमेश को फांसी नहीं मिल पाई। इस केस से जुड़े इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस क्राइम बजट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 90 के दशक में कर्नाटक में उमेश रेड्डी का ऐसा हाहाकार था कि उसे एक स्पेशल नाम मिला, जैक द रिपर। मूल रूप से यह नाम 19वीं सदी में लंदन में सक्रिय एक सीरियल किलर का था, जिसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। रिपर की तरह ही उमेश खुखार हत्याएं करने के लिए कुख्यात था। एसीपी अब्दुल अजीम ने उमेश को पहली बार पकड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में अजीम बताते हैं कि उमेश का खौफ कुछ ऐसा था कि उसके जैसा दिखने वाला कोई भी व्यक्ति दिख जाए तो उनके पुलिस स्टेशन की घंटियां घनघना उठती थी। उमेश रेड्डी उर्फ राजुलू उर्फ रमेश उर्फ वेंकटेश की पैदाइश साल 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुई थी। इसके आगे उमेश की जिंदगी को लेकर कुछ साफ नहीं मिलता, सिवाय इसके कि उसने सीआरपीएफ की नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। यहाँ कमांडेंट हाउस में गार्ड की ड्यूटी करने के दौरान उसने अपना पहला गुनाह किया। कमांडेंट की बेटी के रेप के प्रयास के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो किसी तरह भागकर वापस कर्नाटक आ गया। इसके बाद 1996 में उसकी नौकरी डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व में लगी। जाहिर था कि भर्ती के दौरान बैकग्राउंड चेक में गलती हुई थी। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार उमेश अपने शिकार को चुनने के लिए काफ़ी प्लानिंग करता था। वह सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे के बीच, जब घर में कोई और ना हो, तब घर की अकेली गृहिणियों को शिकार बनाता था। अक्सर घर में घुसने के लिए वो पानी मांगने या पता पूछने का बहाना बनाता। इसके बाद चाकू की नोक पर वो औरतों का रेप करता और फिर उनकी हत्या कर डालता। कई वारदातों में उसने मृत शरीर के साथ भी रेप किया था। पुलिस में काम करते हुए उमेश को पुलिस के तौर तरीकों का अंदाजा हो गया था, इसीलिए हत्या करने के बाद वो औरतों के जेवर लेकर चंपत हो जाता, ताकि ऐसा लगे कि हत्या लूट के इरादे से की गई है, जैसा कि अधिकतर सीरियल किलर करते हैं। हत्या के बाद वो एक निशानी भी अपने साथ लेकर जाता, यानी मृत महिला के अंडरगारमेंट्स। रिपोर्ट के अनुसार उमेश को पुलिस ने जितनी बार गिरफ्तार किया, उसने अपने कपड़ों के अंदर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। साल 1996 में नौकरी लगने के 4 महीने के अंदर ही उसने एक बार फिर एक लड़की के रेप का प्रयास किया। लड़की इस दौरान स्कूल से घर की ओर जा रही थी। उसने उमेश के सर पर एक पत्थर मारा और वहां से भाग गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1996 को उमेश ने अगली वारदात को अंजाम दिया। उसी मोहल्ले में उमेश ने 16 साल की एक और लड़की को अपना शिकार बनाया और इस बार वो सफल भी हो गया।
इत्तेफाक ऐसा बना कि अगले साल रिपब्लिक डे की परेड के दौरान उस लड़की ने उमेश को पहचान लिया। लड़की की शिकायत पर उमेश को गिरफ्तार कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उमेश रेड्डी ने कथित रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में 20 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट और हत्या की थी। ज़्यादातर पीड़ित कर्नाटक की थी, लेकिन रेड्डी ने महाराष्ट्र, गुजरात और कश्मीर में भी वारदातों को अंजाम दिया था। खास बात यह है कि 1998 में चित्रदुर्ग में एक विधवा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आने तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी थी। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद भी वो पुलिस हिरासत से भाग गया था। जेल तोड़ने में माहिर कहा जा रहा रेड्डी 3 बार कैद से भागा था। बेल्लारी हिंडालगा जेल कर्नाटक का सबसे बड़ा और देश के सुरक्षित जेलों में से एक है। राज्य के लगभग सभी कुख्यात अपराधियों को इसी जेल में रखा जाता है। इतिहास में रेड्डी के अलावा यहाँ से किसी भी कैदी के भागने की खबर नहीं है। मार्च 1997 में कोर्ट के आदेश के तहत उमेश की बेल्लारी जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इस दौरान वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद उसने बेंगलुरु में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी की हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने अहमदाबाद और बड़ौदा में 3 और लड़कियों को अपना निशाना बनाया। उमेश की अगली गिरफ्तारी 7 जुलाई 1997 को हुई थी। पुलिस को उस दौरान शिकायत मिली कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स जो सुखाने डाले गए थे चोरी हो जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने उमेश को रंगे हाथ पकड़ा तो उसके घर से औरतों के अंडरगारमेंट्स का एक गट्ठर मिला। पुलिस को तब उसने अपना नाम रमेश बताया। पुलिस ने जब उसे पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो वे एक बार दोबारा भाग निकला। पुलिस ने अपनी इस लापरवाही को दबाने की कोशिश की, लेकिन तब उमेश के पिता ने खुद इस मामले में हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। तब जाकर 2 पुलिस वालों को बर्खास्त कर रमेश के नाम एक लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस की कैद से भागकर उमेश लगातार हत्याओं को अंजाम देता रहा। 28 फरवरी 1998 को उसने जयश्री सुब्बैया नाम की एक औरत को उसके घर में रेप कर मार डाला। ये वही केस है जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। इस वारदात के कुछ ही दिनों के बाद उमेश ने एक और औरत के रेप की कोशिश की, लेकिन इस बार औरत ने हल्ला मचा दिया और भागने के चक्कर में उमेश ने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इस चक्कर में उमेश का पैर मुड़ गया और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 1999 में उमेश एक बार फिर पुलिस की कैद से भागने में सफल हुआ। उसे दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद साल 2002 में उसने एक बार और भागने में सफलता हासिल की। एक दूसरे मामले में पुलिस उसे बस से बेल्लारी से बेंगलुरु ले जा रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उसे बस से ले जाया जा रहा था। तब उसने साथ चल रहे पुलिस वालों को शराब और चिकन खिलाकर दोस्ती कर ली। इसके बाद बस एक ढाबे पर रुकी। यहाँ उसने पेशाब का बहाना बनाकर पुलिस से हथकड़ी खोलने को कहा और फरार हो गया। अगले 2 महीनों में उमेश ने पुणे सहित आसपास के इलाकों में 3 लड़कियों का रेप कर उनकी हत्या कर दी। 17 मई 2002 को उमेश एक बार फिर पुलिस के हाथ लगा। उस दिन उमेश एक ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु पहुंचा था। यहाँ उसने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान रखा और करीब 8 बजे पास के एक सैलून में बाल कटाने पहुंचा। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अखबार में उसकी तस्वीर देख उसे पहचान लिया और तुरंत पुलिस को इत्तला कर दी। इस बीच उमेश सैलून से निकलकर वापस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये उमेश की आखिरी गिरफ्तारी थी। स्टेशन में जब उमेश का सामान खंगाला गया तो वहां से पुलिस को औरतों के अंडरगारमेंट्स मिले। इसके अलावा उसके बैग से साड़ी, ब्लाउज सहित औरतों के और भी कपड़े मिले। बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि उमेश एक क्रॉस ड्रेसर है, यानी ऐसा व्यक्ति जो विपरीत लिंग के कपड़े पहनना पसंद करता है। उमेश पर कुल 18 महिलाओं की हत्या का इल्जाम था, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 मामलों में उसे सजा हो पाई। बाकी मामलों में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अदालत में उमेश ने बयान दिया कि वो पैसों की खातिर ये सब कर रहा था ताकि अपनी मां का इलाज करा सके, लेकिन अदालत ने माना कि पुलिस की गिरफ्त से बार बार फरार होकर उसने हत्याओं को अंजाम दिया। इसका मतलब ये था कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। चूंकि फांसी का मामला था इसलिए केस हाई कोर्ट पहुंचा।
अक्टूबर 2007 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना, लेकिन इस केस में दोनों जजों की राय अलग थी। इसके बाद मामले को 3 जजों की बेंच के पास ले जाया गया, जहां बहुमत से फांसी की सजा बरकरार रखी गई। 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उमेश ने राष्ट्रपति के आगे क्षमा याचना की अपील की। 2013 में वो भी खारिज हो गई। 2016 में उसने एक और पिटीशन डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उमेश की फांसी का रास्ता लगभग साफ हो गया था, लेकिन उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का दावा कर हाई कोर्ट में एक और अपील दायर कर दी। सितंबर 2021 में इसे भी रद्द कर दिया गया। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, उमेश को इतनी बार कोर्ट जाने का मौका क्यों मिल रहा है? तो इसके पीछे कानून और न्याय की मूल अवधारणा है। आमतौर पर न्याय का अर्थ बदला लेने से ले लिया जाता है, लेकिन कानून और सजा का सिस्टम इसलिए नहीं बनाया गया है कि मुजरिम से बदला लिया जा सके। सजा का प्रावधान इसलिए बनाया गया है ताकि अपराधी सजा के दौरान खुद में बदलाव और सुधार लाकर दोबारा समाज में शामिल हो सके। अनूप सुरेंद्रनाथ नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली में सेंटर ऑन डेथ पेनल्टी के डायरेक्टर हैं। द न्यूज मिनट से हुई बातचीत में अनूप बताते हैं, मृत्युदंड के बारे में एक बात जो गलत समझी जाती है वो ये कि इसमें सजा का फैसला कृत्य की विविधता के आधार पर तय होता है, जबकि ऐसा नहीं है। फांसी के केस में राज्य को अदालत के सामने ये साबित करना होता है कि मुजरिम में बदलाव या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल वर्तमान यानी साल 2023 में उमेश की अपील उस सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अदालत के फैसले के बाद ही उसे फांसी होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।